नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग ये बात करते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट होता है, पब्लिक सीधे राष्ट्रपति को वोट देती है। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसीजर्स भी हैं। इसके लिए हमको पूरी वहाँ पे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। तो हम आज एक शॉर्ट में, एक 10 मिनट में इस राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अमेरिका में हर 4 साल में राष्ट्रपति को चुनाव होता है, और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो लीप ईयर में होता है। लीप ईयर का मतलब जैसे अभी 2020 है, कोई सा भी वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए, दैट इज कॉल्ड लीप ईयर, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो 2016 में चुनाव हुए थे, उसके बाद 2020 में चुनाव होंगे। तो हमें कभी भी ये याद रखना हो कि किस सन में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, तो सिंपली ये देखना है कि जो भी सन 4 से डिवाइड होता है उसमें राष्ट्रपति का चुनाव हुआ होगा। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसके लिए चुनाव आयोग कोई डेट्स वगैरह डिक्लेयर नहीं करता है। ये सारी की सारी चुनाव प्रक्रिया और डेट्स वहां के संविधान में उल्लिखित हैं। मतलब लीप ईयर के नवंबर माह के पहले मंगलवार को, लीप ईयर के नवंबर महीने के पहले मंगलवार को वहां पर राष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बार जैसे नवंबर में पहला मंगलवार 3 तारीख को है, तो 3 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए वहां पर चुनाव होगा, और ये संविधान में घोषित किया गया है। इसी प्रकार वोट देने के बाद में चुनाव का रिजल्ट आएगा। चुनाव के रिजल्ट के बाद में 10 जनवरी को वहां पर राष्ट्रपति शपथ लेंगे। तो ये प्रोसीजर पूरा का पूरा वहां पर संविधान में उल्लेखित है। चुनाव आयोग इसकी डेट्स में कोई उलटफेर नहीं कर सकता, और ये चुनाव होने हैं मतलब होने हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध जैसी जब स्थितियां बनी थी, उस समय भी अमेरिका में चुनाव निर्धारित समय पर ही हुए थे। तो इसलिए चुनाव कभी भी वहां डेफर्ड नहीं होते हैं, 4 साल में चुनाव होते हैं। अब बात यह कि ये प्रक्रिया साल भर चलती है। मतलब 2021 में राष्ट्रपति का शपथ होनी है, तो 2020 जनवरी से ये प्रक्रिया वहां पर शुरू हो गई है। तो ये चुनाव की प्रक्रिया होती क्या है? सबसे पहले वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। मतलब हर राज्य में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए और सीनेट के लिए वोट डाले जाते हैं, और उन वोट्स के आधार पर वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तैयार होता है, जो कि कुल 538 सदस्यों का है, 538। उसमें 435 सदस्य हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के हैं और 100 सदस्य सीनेट में जाते हैं। और वॉशिंगटन डीसी, जिसमें कोलंबिया आता है, उसके लिए 3 सदस्य भेजने का कुल प्रावधान है। इस प्रकार कुल 538 सदस्यों से एक वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, और इसलिए इन 538 सदस्यों में से, 538 मेंबर्स में से, जिस पार्टी के भी 270 मेंबर्स पहुंच जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, उसका प्रेसिडेंट बन जाता है। अब आप ये कहेंगे कि फिर प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट कैसे हुआ? तो देखिए, 2016 में भी हिलेरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में चुनावी मुकाबला हुआ था। उस चुनाव में भी हिलेरी क्लिंटन को 28 लाख वोट ट्रंप से ज्यादा मिले थे। 28 लाख वोट ट्रंप से ज्यादा मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट कौन बना था? ट्रंप बना था। ट्रंप इसलिए वहां पे प्रेसिडेंट बने थे क्योंकि इलेक्टोरल कॉलेज जो था उसमें 538 सदस्यों में से 270 से ज्यादा सदस्य ट्रंप की पार्टी के थे, रिपब्लिकन पार्टी के थे। इसलिए ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंट का चुनाव जीत गए, प्रेसिडेंट बन गए। मतलब प्रेसिडेंट बनने के लिए ये जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल मेंबर को ज्यादा वोट मिलने चाहिए। टोटल संख्या जो है इलेक्टोरल कॉलेज की, उसमें जिसका बहुमत होगा वो वहां पर उस पार्टी का प्रेसिडेंट वहां पर बनेगा। ठीक है। इसके बाद अब इलेक्टोरल कॉलेज कैसे बनता है? अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। उन 50 राज्यों में हर राज्यों से कितने लोग वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए जाएंगे और सीनेट के लिए जाएंगे, ये कोटा वहां पे फिक्स है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, कैलिफोर्निया राज्य है। कैलिफोर्निया राज्य के लिए कुल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए 53 और सीनेट के लिए
2 सदस्य, इसका मतलब 55 सदस्य टोटल इलेक्टोरल कॉलेज में वहां पर कैलिफोर्निया राज्य से जाते हैं। 53 जाते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए और 2 सदस्य सीनेट के लिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट कहलाता है। तो ये जो 55 सदस्य रहते हैं, ये वहां पर जाके डायरेक्ट मेंबर्स बनते हैं, जिनको डेलीगेट्स कहा जाता है। अब जब यूएस में इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव हो जाता है, तो इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव भी कैसे होता है? इंडिविजुअल एक एक आदमी को वोट नहीं दिया जाता है। जैसे कैलिफोर्निया राज्य का ही अपन उदाहरण ले लें, वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज के लिए 55 मेंबर्स का चुनाव कैलिफोर्निया राज्य से होगा। तो डेमोक्रेट्स भी 55 लोगों की लिस्ट वहां पे चुनाव में देंगे, अपने प्रत्याशियों की लिस्ट देंगे, और रिपब्लिकन पार्टी भी 55 सदस्यों का चुनाव देगी। जो वोटर रहेंगे वो किसी एक लिस्ट के लिए वोट देंगे, इंडिविजुअल वोटिंग नहीं होगी। आप समझ रहे हैं बात को? दोनों कैलिफोर्निया राज्य में 55 कैंडिडेट्स खड़े हुए रिपब्लिकन पार्टी के और 55 सदस्य खड़े हुए वहां पर डेमोक्रेट पार्टी के। तो जो आम वोटर्स हैं वो दोनों पार्टियों की लिस्ट को चुनाव देंगे। मतलब कोई एक व्यक्ति जाएगा तो वो कोई डेमोक्रेट को वोट देगा, तो कोई एक वो इसको रिपब्लिकन पार्टी को वोट देगा, और जिसे भी सर्वाधिक वोट मिलेंगे, मतलब 51% वोट्स मिलेंगे, वो पूरी लिस्ट की लिस्ट मेंबर्स की सीनेट में चली जाएगी। मतलब जैसे अगर कैलिफोर्निया राज्य में 51% वोट रिपब्लिकन पार्टी को मिले, तो उसके पूरे 55 सदस्य वहां पर इलेक्टोरल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। और फिर इलेक्टोरल कॉलेज में पहुंचने के बाद में ऐसे हर राज्य से डेमोक्रेट्स होंगे या फिर रिपब्लिकन पार्टी के होंगे, जिस पार्टी के भी 270 या उससे अधिक सदस्य वहां पर पहुंच जाएंगे, उनका प्रत्याशी राष्ट्रपति चुनाव का राष्ट्रपति वहां पे बनेगा, भले ही उसको इंडिविजुअल वोट कम मिले। जैसे अपन एक समझें, पिछली बार 2016 में भी ऐसे ही हुआ था। जो इलेक्टोरल कॉलेज था उसमें तो बहुमत मिला था रिपब्लिकन पार्टी को, मतलब उसके 270 से ज्यादा मेंबर्स वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन व्यक्तिगत चुनाव में जब लोगों ने वोट दिया तो ट्रंप को 28 लाख वोट कम मिले थे उसके कैंडिडेट हिलरी क्लिंटन से। लेकिन चूंकि उसका बहुमत इलेक्टोरल कॉलेज में रिपब्लिकन पार्टी का था, इसलिए फिर ट्रंप वहां पे प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो बड़ी विचित्र सी एक बात है वहां पर ये। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। अब ये प्रक्रिया जो होती है पूरी साल भर कैसे चलती है। राष्ट्रपति पद का जो कैंडिडेट होगा वो कौन होगा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी पार्टी रहती है वो डिसाइड कर देती है कि भाई हम इसको डिसाइड अपना प्रधानमंत्री पद के लिए, मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं कैंडिडेट, या फिर लोकसभा से मेंबर जाते हैं, या राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी पार्टी अपना अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती है। वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां पर 1970 से सभी जो पार्टियां थी, मेन तो दोनों ही पार्टियां और कुछ छोटी मोटी पार्टियां भी हैं, उन लोगों ने एक आंतरिक लोकतंत्र की व्यवस्था वहां पर लागू की। तो इसमें प्राइमरीज के चुनाव होते हैं, उसको कहते हैं प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज, जो कि जनवरी फरवरी से शुरू हो जाती है। प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज में क्या होता है कि हर पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, मुझे चुनाव लड़ना है, मुझे चुनाव लड़ना है, ऐसे सारे लोग बोलते हैं एक पार्टी के अंतर्गत कि हम अपनी पार्टी से प्रत्याशी होंगे। उन प्रत्याशियों में से कौन वास्तव में उस पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा, ये निर्धारित वहां के पार्टी के बड़े लोग नहीं करते हैं, पार्टी के मेंबर्स डिसाइड करते हैं। तो इसलिए उसको प्रेसिडेंशियल प्राइमरीज कहते हैं। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो वोटिंग करके अपने कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। कुल 50 राज्य वहां पर ऐसे हैं, उसमें से 34 राज्यों में तो ये व्यवस्था है कि पार्टी के जो कार्यकर्ता या पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो अपने प्रेसिडेंट कैंडिडेट का चुनाव करते हैं। 16 राज्यों में एक कॉकस होता है, कॉकस कहते हैं उसको। कॉकस का मतलब जो पार्टी के मठाधीश होते हैं, बड़े बड़े नेता होते हैं, वो तय करते हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा। तो टोटल 50 राज्यों में से 34 में तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वहां पर पार्टी के मेंबर्स, पार्टी के कार्यकर्ता तय करते हैं कि हमारा राष्ट्रपति का कैंडिडेट कौन होगा। और 16 राज्यों में जिन्होंने इस
लोकतंत्र की व्यवस्था को नहीं माना है, क्योंकि ये कानूनी रूप से नहीं है। ये 1970 में एक कोई वहां पर कमीशन बना था, उसने डिसाइड किया था कि आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, तो 16 राज्यों ने इसको नहीं माना। 16 राज्यों में वो कॉकस प्रणाली कहते हैं उसको। कॉकस मतलब जो पार्टी के बड़े बड़े नेता होते हैं वो तय कर देते हैं कि हमारा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा। इसके बाद में फिर अगस्त के महीने में, मतलब अभी जैसे अगस्त 2020 निकला है, इसमें फिर एक नेशनल कन्वेंशन होता है। दोनों पार्टियों का अलग अलग होता है, दोनों पार्टियों का अलग अलग शहरों में होता है। उस नेशनल कन्वेंशन में सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं पार्टी के, वो वहां पे पहुंचते हैं और फिर वो लोग देखते हैं कि हमारा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन है जिससे सबसे ज्यादा वोट मिले हैं पार्टी के अंतर्गत, और फिर उसको वो अपना उम्मीदवार फाइनल करते हैं। तो इस बार जैसे ट्रंप को किया है और दूसरी पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। तो ये बात हो गई कैंडिडेट के चुनाव की। सितंबर और अक्टूबर का महीना, 2 महीने वहां पे प्रचार के नहीं मिलते हैं, और वहां प्रचार भी हमारे यहाँ जैसा नहीं होता है। वहां पे प्रचार मैक्सिमम टीवी डिबेट्स पर होता है। टीवी के ऊपर दोनों कैंडिडेट्स आते हैं, अपनी डिबेट्स करते हैं, और पैसा वहां पे बहुत ज्यादा खर्च होता है। हाँ, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर इंडिविजुअल कैंडिडेट भी जाकर लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। मैक्सिमम टीवीज के ऊपर उनकी डिबेट होती है। 2016 में टोटल 10,500 करोड़ रुपए 10,500 करोड़ रुपए दोनों कैंडिडेट्स ने प्रचार के लिए खर्च किए थे सितंबर अक्टूबर के महीने में। तो बहुत ज्यादा खर्च होता है वहां पर। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, फिर वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वहां पर, उपराष्ट्रपति, उसका कोई चुनाव नहीं होता है। जो राष्ट्रपति पद का कैंडिडेट होता है वही अपने सहयोगियों को निर्धारित कर देता है कि मेरा सहयोगी यानी मेरा वाइस प्रेसिडेंट ये होगा। तो जो भी राष्ट्रपति चुनाव जीतता है, चुनाव जीतने के पहले इलेक्शन के दौरान ही वो अपना अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर देता है। उसके लिए कोई चुनाव नहीं, कोई वोटिंग नहीं होती है। जो राष्ट्रपति बनेगा उसका जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है वही वहां पर ऑटोमेटिक उपराष्ट्रपति बन जाता है। और ये चुनाव की प्रक्रिया 3 नवंबर को हो जाएगी। 3 नवंबर को ही जब फिर रिजल्ट आएंगे तो वहां पर मालूम पड़ जाएगा कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें किसका बहुमत है, और इलेक्टोरल कॉलेज में जिसका भी बहुमत होगा वो राष्ट्रपति बनेगा, भले ही इंडिविजुअली उस कैंडिडेट को वोट वहां पे मिले हो या नहीं मिले हो। ठीक है। और 20 जनवरी को फिर 20 जनवरी मतलब 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति जो भी नया इलेक्ट होगा वो वहां पे शपथ लेगा। तो ये चुनाव प्रक्रिया है। तो इसलिए हम जो कहते हैं कि वहां डायरेक्ट राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो डायरेक्ट नहीं होता है, वो ऐसा इनडायरेक्ट वे में ही चुनाव होता है। थोड़ी अजीब सी प्रक्रिया है, समझने में इसको टाइम लगता है। हो सके तो ये वीडियो आप 2 बार देखिए, क्योंकि मैंने भी ये जो बात आपको बताई है ये भी मैंने वीडियो देखकर और कहीं पढ़कर ही आपको बताई है। मेरे सामने भी ये मैंने नोट करके रखा हुआ है, उसी पे से मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2-3 बार देखिए, तो फिर हमें बातचीत के दौरान लोगों को बताने में भी ठीक रहेगा। और आप यदि चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे लोगों को थोड़ा जानकारी होगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।